जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बरमोला स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री के तीसरे अध्याय में। अभी तक हमने चर्चा की थी प्राग ऐतिहासिक काल पे। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को समझा, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के साथ साथ हमने ताम्रपाषाण काल को भी पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम अपनी चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, क्या क्या इसके प्रमुख स्थल हैं, उनकी जीवन शैली कैसी थी, व्यापार कैसे करते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे, इन सब बिंदुओं को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु इसलिए है क्योंकि सिंधु और घग्गर, जिसे सरस्वती भी कहते हैं, उस नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 डेटिंग से पता चलता है कि यह सभ्यता आज से लगभग 2350 ईस्वी पूर्व, इस सभ्यता का शुरुआत 2350 ईस्वी पूर्व में हो गया था और यह सभ्यता 1750 ईस्वी पूर्व तक रही। इतने टाइम पीरियड तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दुनिया की 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और उन्हीं के साथ साथ उन्हीं की समकालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः शहरी, जिसे हम नगरीय व्यवस्था कह सकते हैं, शहरी व्यवस्था थी। यहाँ के लोग अपने घरों को ईंट के पक्के मकानों में रहते थे। कह सकते हैं कि उनके मकान कच्चे और पक्के ईंट दोनों के बनाए हुए थे। जहाँ लोगों के पास बड़े बड़े घर, स्नानागार, अन्नागार, कारागार, कच्ची पक्की ईंटों के मकान मिले। चौड़ी सड़कें इस सभ्यता की पहचान है। साथ ही इस सभ्यता के लोगों ने हथियारों, आभूषणों और मूर्तियों, बर्तनों का इस्तेमाल करना भी जानते थे। ये लोग मुख्यतः तांबा, चांदी और कांसे का इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार कहां से कहां तक हो। देखा जाए, उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कश्मीर तक और दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में मेरठ और पश्चिम में बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां तक फैली हुई है। अगर लंबाई की बात करें तो उत्तर से इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई से महाराष्ट्र तक, बलूचिस्तान से मेरठ तक, उत्तर प्रदेश तक ये इसकी सीमा है। यहाँ तक इसका विस्तार हो। इसके खोजकर्ता, इसमें बहुत सारे स्थान हैं, उनकी खोज अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्ष में की है। तो जो मुख्य शहर हैं उनको हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मुख्य शहर हैं, उनकी खोज कब कब हुई है। सबसे पहला हड़प्पा। इस स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की है। दयाराम साहनी। और कौन से वर्ष में की है? तो 1921 ईस्वी में, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थान की खोज की। दूसरा प्रमुख स्थल रहा है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की है राखलदास बनर्जी ने। और कौन से वर्ष में की है? तो 1922 में, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। तीसरा प्रमुख शहर था लोथल। ऐसे बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं, हमने कुछ को यहाँ पे रखा हुआ है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ ने। और वर्ष 1957 में।
चौथा शहर चनहूदड़ो। और इसकी खोज किसने की है? एन.जी. मजूमदार। और कौन से वर्ष में की है? तो 1931 में। पांचवा स्थान है कालीबंगा। इसकी खोज की है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने। और वर्ष 1953 में। 1953 ईस्वी। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनको खोजकर्ता और किस वर्ष खोज की गई है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक, नगर नियोजन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी और नगरीय व्यवस्था थी, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उनको भी बिंदुसार समझाते हैं। इस तरह से नगर बसाया गया था। जो ये फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर किसी एक नगर का फोटो है। वैसे तो ये मोहनजोदड़ो का ही फोटो है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, नगर के बारे में क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी इन्हें नोट डाउन कीजिए। पहली, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के शहर नगरीय योजना पर व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को विपरीत होती थी और समकोण पर काटती थी। पहली विशेषता यह है कि सड़कें एक दूसरे के विपरीत होती थी और समकोण पर काटती थी। दूसरी विशेषता, घरों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि उनके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। तीसरा बिंदु, निकासी का उचित प्रबंध था, यानी नालियां भी बनाई गई थी। प्रबंध था। गलियां थी, नालियां थी, सड़कें थी, एक तरह से शहर बसाया हुआ था। ये नगर की विशेषताएं जिसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो घर के दरवाजे हैं वो सड़कों की तरफ खुलते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग है वहाँ पे अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार मतलब भोजन को रखने की जगह भी बनाई गई थी कि जब हमारे पास ज़्यादा अन्न निकल आएगा कृषि करके तो उसको भी स्टोर करने के लिए उन्होंने उचित अन्नागार बनाए हुए थे, जिसमें से प्रत्येक अन्नागार की लंबाई की बात करें कि प्रत्येक अन्नागार की लंबाई कितनी हुआ करती थी, तो वो 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा अन्नागार बनाया जाता था, यहाँ पे भोजन को या फिर खाने पदार्थ को स्टोर करके रखा जाए। जैसा आज का शहर है उसी तरह के शहर को बसाया गया था आज से लगभग 4000 साल पहले। तो ये नगर नियोजन व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बात करते हैं वहां के प्रमुख स्थल कौन कौन से जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चुद्दोहड़ो, कालीबंगा, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रोपड़,
और बनवाली। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके खोजकर्ता कौन से वर्ष में हुई और वहां से क्या क्या साक्ष्य, हमें क्या क्या प्रमुख चीजें मिली। बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा शहर जो है उसकी खोज दयाराम साहनी ने की है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हड़प्पा के खोज करते हैं दयाराम साहनी। किस वर्ष खोज की गई थी? वर्ष 1921। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से हमें, हड़प्पा स्थान से क्या क्या प्रमुख साक्ष्य हमें मिले? तो सबसे पहला साक्ष्य है कि वहां से अन्न के भंडार, दूसरा साक्ष्य वहां से मिला कांसे की गाड़ी। कांसे की गाड़ी भी मिली थी जो वहां की खुदाई हुई। तीसरा साक्ष्य मिला है वस्त्र पहने स्त्री। स्त्री का क्या हो सकता है? मूर्ति होगी, स्त्री की मूर्ति, क्योंकि जिंदा औरत तो मिलेगी नहीं अब। ओके, शव भी मिले थे, शंख भी मिले थे और बैल की भी मूर्ति मिली। कांसे का दर्पण भी मिला है। तो ये कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं जो हमें हड़प्पा की खुदाई से मिले, जब दयाराम साहनी ने 1921 में उस जगह की सर्वेक्षण करके वहां की खुदाई की। दूसरा शहर ये हड़प्पा है जो आज पाकिस्तान में, ठीक है, ये हड़प्पा का मैप है। दूसरा मोहनजोदड़ो, ये है मोहनजोदड़ो की इमेज, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही हुआ मृतकों का टीला। इसकी खोज, आप तो इतना तो मैं याद हो ही गया होगा कि इसकी खोज किसने की है। इसकी खोज की है राखालदास बनर्जी ने। वर्ष 1922 में। प्रमुख साक्ष्य यहां से क्या क्या मिले हैं? तो सबसे प्रमुख है और जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि स्नानागार कहां से मिला है। स्नानागार, अगर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से सबसे बड़ा स्नानागार कहीं मिला है तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है। हाथी के दांत, कांसे की मूर्ति और घोड़े की मूर्ति, ये भी यहीं से मिली है। हाथी के दांत, कांसे की मूर्ति। अच्छा, यहाँ पे मुहरे भी मिली है और घोड़े की मूर्ति भी मिली। जो मुख्य है वो स्नानागार ही है। आपने यही याद रखना है कि स्नानागार कहाँ से मिला है। तो जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। तो घोड़े की मूर्ति, ये कुछ साक्ष्य हैं जो हमें मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनकी खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये मोहनजोदड़ो का फोटो है। तीसरा स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा आज राजस्थान का हिस्सा है। कालीबंगा मैप पे ये है कालीबंगा, जो सूरतगढ़ और महेंद्रगढ़ के बीच में राजस्थान में है कालीबंगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है। अमलानंद घोष ने। और कौन से वर्ष में की है? तो 1953 ईस्वी में इसकी खोज की है। प्रमुख साक्ष्य यहां से क्या क्या मिले हैं? तो यहां से जुते हुए बैल, जुते हुए बैल। अच्छा, अग्नि, अग्नि के साक्ष्य भी यहीं से मिले। हवन कुंड, और बीज बोने के साक्ष्य, मतलब बुआई का काम जो हुआ होगा, ये सब हमें कालीबंगा से मिले हैं जो राजस्थान में स्थित है।
जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। अगला स्थान है लोथल। लोथल जो गुजरात में स्थित है, उसका फोटो नहीं लगा है। लोथल गुजरात में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1957 में की थी। 1957 में लोथल गुजरात में स्थित, इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की। प्रमुख साक्ष्य यहां से क्या क्या मिले? यहां से हाथी के दांत, गोदीवाड़ा, फारस की मोहरें भी मिली है यहां से। इससे पता चलता है कि व्यापार फारस तक फैल चुका था तब तक। जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो फारस तक फैल चुका था, तभी फारस की मोहरें मिली हैं। और घोड़े की मूर्ति, ये सब हमें लोथल से मिला है वर्ष 1957। अगला स्थान रोपड़। रोपड़ हमारे हरियाणा का हिस्सा है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। वर्ष 1955 में। रोपड़ हरियाणा का हिस्सा है। और यहां से हमें क्या क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ ऐसा साक्ष्य हमें रोपड़ से मिलता है। दूसरा साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी भी वहीं से मिली है हमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे से प्रचलित थे, वैसे वो चांदी और कांसे से भी प्रचलित थे। तो ये रोपड़ के बारे में जानकारी है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1955 में खोजा गया और सबसे मुख्य साक्ष्य यही मिला कि आदमी के साथ कुत्ते को भी दफना देते थे ये लोग। हो सकता है भोजन के लिए, ताकि मरने के बाद भी खाना मिलता रहे, उनकी अपनी आस्थाएं हो सकती है। नया क्षेत्र बनवाली। बनवाली भी हरियाणा का ही क्षेत्र है, हिसार में पड़ेगा। हरियाणा के हिसार का क्षेत्र है बनवाली। इसके खोज करता है आर.एस. बिस्ट। आर.एस. बिस्ट ने वर्ष 1973 में बनवाली की खोज क्या की, खुदाई की, और वहां से हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले। जैसे मुख्यतः मिला है मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, बैलगाड़ी और जौ। वैसे इन लोगों ने गेहूं और फसलें भी उगाई हैं, और मनुष्य ने जो सबसे पहली फसल उगाई, जो हमने प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ा था कि मनुष्य ने सबसे पहली फसल जौ उगाई, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था, और सबसे पहला खोजी गई धातु तांबा है। तो जौ के साक्ष्य हमें बनवाली में मिलते हैं। ये कुछ मुख्य स्थान थे जिनके खोजकर्ता वर्ष और वहां से मिले क्या क्या साक्ष्य हैं, जिनको अभी हमने क्लास में चर्चा की। अब आगे चर्चा करते हैं वहां के जीवन शैली, वहां के व्यापार। अगला टॉपिक, धार्मिक प्रथाएं। सिंधु घाटी सभ्यता मातृदेवी की पूजा पर आधारित थी तथा परिवार में स्त्री के आदेशों का अनुसरण करते थे। तो पॉइंट नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता जो है
देवी की पूजा पर आधारित थी। ये पूजा करते थे ये लोग। दूसरा फैक्ट, मातृ देवी के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। देवी देवताओं में पशुपति, महादेव की पूजा की जाती थी, जिसे हम शिव कह सकते हैं, पूजा की जाती थी। इनके सिक्कों पर शिव की उपासना करते हुए शिव की मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, वृक्ष की पूजा भी प्रचलित थी। ये लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। पूजा प्रचलित थी, जैसे पीपल। ठीक, कुबड़ वाला सांड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाला सांड या फिर हम कह सकते हैं कुबड़ वाला बैल पूज्य पशु था, जिसकी पूजा की जाती थी, पूजा जाता था। और बिंदु 5, एक सींग वाले जानवर की भी पूजा करते थे ये लोग। अभी तो एक सींग वाला जानवर गैंडा ही है, और उस जमाने में हो सकता कोई और हो। एक सींग वाले जानवर की भी पूजा करते थे ये लोग। एक सींग वाले जानवर की भी पूजा करते थे। ये कुछ बिंदु है जो धार्मिक प्रथाओं पर आधारित हैं। इनके साथ साथ इनके धार्मिक चिन्ह भी थे, उनको भी जान लेते हैं कि किस चिन्ह का क्या महत्व और क्या मतलब था। ठीक, कुछ प्रसिद्ध चिन्ह हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले ताबीज, आज भी पहनते हैं हम लोग, उस जमाने में भी प्रचलित था ताबीज। ठीक, तो पहला चिन्ह अगर हम धार्मिक प्रतीकों की बात करें तो ताबीज। ये प्रजनन की शक्ति का प्रतीक था, मतलब जीवन का प्रतीक कह सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाने का प्रजनन शक्ति का प्रतीक था ताबीज। पूछा जाएगा परीक्षाओं में, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले साक्ष्यों में ताबीज किस बात का प्रतीक है। इसी के साथ दूसरा अगर पूछे तो बैल किस बात का प्रतीक है। बैल हम जानते हैं शिव की सवारी है, तो शिव का वाहन है वो, शिव भगवान की वो पूजा करते थे, उनके सिक्कों पे ये पता चलता है। और बैल शिव भगवान का वाहन है, ये हम आज भी जानते हैं। उस समय से ये प्रचलित था कि बैल, जिसे हम नंदी बैल कहते हैं, तो तब से प्रचलित है ये बात। तीसरा अगर चिन्ह तो बकरा, ये पहले से किस काम आता है सब जानते हैं, बकरा किस काम आता है। बकरा बलि का प्रतीक है, आज भी बकरा एक तरह से बलि प्रथा में प्रयोग किया जाता है। तो बकरा अगर चिन्ह कहीं दिखाई दे उस सभ्यता से जुड़ा हुआ, तो बलि हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है। इसी के साथ भैंसा, सब जानते हैं भैंसा यमराज का वाहन है ना, उसी जमाने से प्रचलित है। जो भैंसा है वो देवताओं की शत्रु पर विजय का प्रतीक है, देवताओं की शत्रु पर विजय का प्रतीक। ओके, इसके साथ नाग, नाग को तो वैसे हम पूछते नहीं है आज, पर उस जमाने में पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। ठीक, तो ये कुछ धार्मिक चिन्ह हैं जिनका महत्व आज भी उसी तरीके से बरकरार है। आज भी हम बैल को शिव का वाहन समझते हैं, बकरा आज भी बलि के लिए इस्तेमाल होता है, और भैंसा आज भी हम मानते हैं कि यमराज का प्रतीक है। पर ये सारे प्रतीक
सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रचलित थे। इन सब का महत्व आज भी उतना ही है, तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी है। अगला टॉपिक है सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज आज की तरह समाज था, पर फर्क थोड़ा सा है कि यहाँ माता की चलती है, पिता की नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज भी परिवार, जैसे सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार है, उस जमाने में भी सबसे छोटी इकाई परिवार ही थी, और परिवार का मुखिया माता हुआ करती थी, पापा नहीं। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार मातृसत्तात्मक था। ये लोग शांति में विश्वास रखते थे, युद्ध में नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता तक लोग शांति, वैदिक काल तक भी, उत्तर वैदिक काल के भी कुछ हिस्सों तक लोग शांति में विश्वास रखते थे। पर जैसे जैसे जनपद, ग्राम बनने लगे, राजा बनने लगे, राज्य के अंदर यह अहंकार आया कि मेरा क्षेत्र बड़ा हो, तो युद्ध की नीति और युद्ध में विश्वास रखने लगे। पर जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की बात है, तब तो लोग शांति में विश्वास रखते थे। पॉइंट नंबर 3, इस समय समाज कई वर्गों में विभाजित था, पर ये विभाजन जो है जन्म के आधार पर नहीं है, लोगों के कर्म के आधार पर है। जो जिस तरह का काम करता है उसको उस वर्ग में रखा गया था। कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ पुरोहित थे, कुछ श्रमिक थे, कुछ अधिकारी, कुछ शिल्प वर्ग में विभाजित था। जन्म के आधार पर वर्गीकरण उत्तर वैदिक काल के बाद होता है, अभी तक ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोग जन्म के आधार पर बनने लगे थे, वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया था। पर जो ये वाला समय है, इस जमाने में लोग जिस तरह का काम करते थे उसको उस वर्ग में रखा गया था। पॉइंट नंबर 4, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी तौर पर ये गेहूं, जौ, मटर, सरसों, इसके साथ साथ तरबूज, खरबूज, ये सब खाना पसंद करते थे। और मांसाहारी तौर पे शायद सारे जानवरों का मांस खाते थे, गाय, भैंस, बकरी, सबका ही मांस खाते थे ये लोग। पॉइंट नंबर 5, ऊन और सूती वस्त्र, ये कपड़े तब तक प्रयोग में आने लग गए थे। अब ये लोग वो हैं जो खाल नहीं पहनते किसी जानवर की, ये लोग ऊन और सूती के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। इन्होंने कपास की खेती करना भी शुरू कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि कपास की खेती और उसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन सभ्यता के समकालीन है, पर इन सब में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास को जाना, उसका उत्पादन शुरू किया और उसका इस्तेमाल किया। मनोरंजन के लिए ये लोग बैलों को लड़ाते थे, शिकार करते थे, डांस करते थे। जो इनके त्योहार, उत्सव होते थे उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। इस तरह से इनका मनोरंजन। अच्छा, ये खेल कौन सा प्रसिद्ध है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या खेल खेलना पसंद करते थे। तो ऐसा किताबों में लिखा गया है कि इन्हें शतरंज खेलना पसंद था। तो पता नहीं इतने इंटेलिजेंट थे कि नहीं, पर इन्हें शतरंज खेलना पसंद था। यहां तक बात हुई सामाजिक जीवन के बारे में। अब अगला बिंदु है माप तोल की इकाई। अब ये लोग व्यापार करते हैं, इनके व्यापार और सभ्यताओं तक भी फैले हुए हैं, तो माप तोल की इकाई तो थी। माप तोल के लिए 1/16 हिस्सा यूज किया जाता था, यानी 16 और उसके गुणनखंडों में इन्होंने माप को बांटा हुआ था। गुणनखंड उसके आवकरों में, आवकर कह सकते हैं, फिर उसके गुणनखंडों में माप की इकाई को बांटा हुआ था। जैसे आज के दिन में हम 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम और 1000 ग्राम, इस तरह से माप की इकाई का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग भी 16 ग्राम, ग्राम नहीं था वो, 16 इकाई, 64 इकाई, 160 इकाई, 332 और 664, 640 में माप की इकाई को इस तरह से बांटा गया था। यानी जो सबसे भारी होगा वो 640 इकाई होगा, जो सबसे हल्का होगा वो 16 इकाई। इस तरह से माप को नापा जाता था। हाथी, अच्छा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हाथी के दांत के बने हुए स्केल मिले हैं जो मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि माप तोल की इकाई प्रचलित थी उस जमाने में भी। लोथल गुजरात में है, जहां से हमें तराजू के साक्ष्य मिले। लोथल प्रसिद्ध था अपने बंदरगाह के लिए। लोथल में उनका बंदरगाह मिला है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में, ये आज गुजरात का हिस्सा है। आगे, आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन, आज भी आर्थिक जीवन का जो आधार है, उस जमाने का आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। आज की भारत के आर्थिक जीवन का आधार आज भी कृषि है। हमारे देश के 50% से भी ज्यादा लोग आज भी कृषि में काम करते हैं। उस जमाने में हो सकता है कि ये 90% लोग रहे होंगे जो कृषि से जुड़े थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। खेत में ये गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, कपास, मटर के साथ साथ तरबूज, खरबूज, इन सबको ही उगाते थे। जानवरों को पालते थे, कुत्ता, गाय, कुबड़ वाला बैल, इसकी तो ये पूजा भी करते थे। और कुत्ता सबसे पहला जानवर जिसको इंसानों ने पालतू बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले
लोगों ने कुत्ता पालना शुरू कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात, ये पॉइंट नंबर 2 है, इन लोगों ने कपास की खेती करना शुरू कर दिया था। पॉइंट नंबर 3, लोथल जो गुजरात में, जहां पे बंदरगाह भी है, वहां से चावल के साक्ष्य भी मिले। अगला बिंदु, ये लोग धातुओं का इस्तेमाल जानते थे। इस जमाने तक इन्होंने धातुओं से आभूषण बनाना, हथियार बनाना, बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग प्रचलित थे, इनको पता था तांबा, चांदी और कांसा, इन सब बर्तनों और इन सब धातुओं के बारे में जानते थे। ये लोग नहीं जानते थे तो लोहे के बारे में इनको पर्याप्त जानकारी नहीं थी। ये लोग व्यापार करते थे पत्थरों का, धातुओं का और हड्डियों का। शायद मसालों का व्यापार भी करते होंगे पर कम मात्रा में, पर पत्थरों का, लोहों का और हड्डियों का, धातुओं का ये व्यापार किया करते थे। ये इनके आर्थिक जीवन के बारे में कुछ बिंदु यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया? आज तो नहीं है, लगभग माना जाता है कि ये सभ्यता शुरू हुई थी 2350 ईस्वी पूर्व से और समाप्त होगी 1750 ईस्वी पूर्व में। ये भी हमें कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के कई कारण हैं। पहला कारण बाढ़ माना गया है कि बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होगी। दूसरा कारण माना जाता है कि रेगिस्तान, जो रेगिस्तान था उसका विस्तार हो गया, जो जमीन थी वो अम्लीय हो गई, अब वो कृषि करने योग्य नहीं रही और भूख और सूखे की वजह से वो लोग मर गए। आर्यों का आक्रमण, ये भी एक कारण माना जाता है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। इस कारण में कम वजूद है, जैसे कि भूकंप आने और सामाजिक ढांचे में बिखराव होने से भी उस सभ्यता का अंत हो गया। ये कारण भी कुछ हद तक सही है कि जलवायु परिवर्तन होने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उम्मीद करता हूं मैं कि ये सब बिंदु आपको अच्छे से समझ में आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। इस लेक्चर के अंत में मैंने कुछ प्रश्न जोड़े हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हर बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सबके आंसर आते होंगे, नहीं तो मैंने आंसर भी लिखे ही है। जैसे पहला प्रश्न, हड़प्पा के खंडर किस नदी के किनारे मिले हैं? तो हड़प्पा के जितने भी खंडर, जो भी हड़प्पा की सभ्यता से जुड़े हुए सामान है, वो सब रवि नदी के किनारे मिले। मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के किनारे मिले? तो वो सिंध नदी के किनारे मिले। विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा बात या फिर ग्रेट बात कहाँ मिला? तो वो मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो की खास बात भी है, सबसे बड़ा नगर भी यही था उनका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो वो किसी लिपि के बारे में नहीं जानते थे, या फिर हम नहीं जानते हैं, पर कोई भी लिपि नहीं थी उनकी। गलती से ब्राह्मी और पाली लिपि को टिक करके मत आना, कोई भी लिपि नहीं थी उनकी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहां पर था? लोथल में, जो कि गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत क्या थी? उनकी अर्थव्यवस्था, जो कि उनकी कृषि है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, और मात्र सत्तात्मक समाज था। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कौन से वर्ष में? 1921। मोहनजोदड़ो, इसका खोज कब हुई थी? वर्ष 1922 में। किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी द्वारा। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो लोहा है। तराजू का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। अगर मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही हुआ मृतकों का टीला। तो कालीबंगा, उसका अर्थ क्या हुआ? उसके अर्थ हुआ काली चूड़ियां। ठीक है, वो भी एक फेमस स्थान है उनका। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो माना जाता है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा कहां पर है? जो कालीबंगा स्थान है वो आज कहाँ है? तो वो राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। ऐसे ही राखीगढ़ कहां पे है? राखीगढ़ हरियाणा में, रोपड़ हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर थे? तो मुख्यतः 6 नगर थे उस सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की मानी जाती है? तो नवपाषाण युग के अंत होने के बाद जब ताम्रपाषाण युग शुरू हुआ, तो उस जमाने की सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, जो वर्ष 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक की कहानी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह के खेल में रुचि रखते थे? तो वो शतरंज है। इनके घर किसके बने हुए थे? ईंटों के। इनकी जो मुद्राएं, उस पे किस देवता का फोटो था? तो वो शिव का फोटो था। राखीगढ़, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो आज भारत के किस जिले में है या फिर किस राज्य में है? तो वो हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो वो मोहनजोदड़ो है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे
उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। परीक्षा में ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे के लेक्चरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे का लेक्चर जो होगा वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड होगा।